Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 12th इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, जिसको लिखा है पर्ल्स एस बर्क ने, इनके बारे में, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या बोला गया है, क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि नाम लिख रहा है चैप्टर का ना, कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, यानी कि ये सब कुछ क्लियर हो रहा है कि भाई एक ट्रैवलर है जो जिसके नज़रिए से इंडिया के बारे में बातें की गई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया गया है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी है तो हो सकता है इसके 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स बने, बट लेट इट बी। we will just continue forward and let's see what's going to be happen with how many videos I'm going to make. It's okay. So moving ahead, मैं अभी बात करता हूँ पहले पर्ल्स एस बर्क के बारे में, जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं, है ना। ये एक लेडी हैं, तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि पर्ल एस बर्क, है ना, जो कि एक अमेरिकन थी बाय बर्थ, वॉज रियर्ड इन चाइना। उनका पालन पोषण, रियर्ड का मतलब पालन पोषण उनका चाइना में हुआ, उनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा हुआ, है ना। सी टॉट इन अ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, उन्होंने पढ़ाई जो की थी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में की थी। सी इज़ नोन फॉर हर ट्रेवलॉग एंड मेमोइड्स, यानी कि उनको जाना जाता है कि वो बहुत अच्छे एक ट्रैवलर रह चुकी हैं और उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो अच्छे तरीके से वो शेयर करते थे, इसलिए उन्हें वो फेमस एक तरीके से कह सकते हो आप। सी रोट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल ल्यूसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश। मतलब उनका फेमस होने का एक और रीज़न ये भी है कि वो जो भी चीज़ें थी ना, अपनी जो पर्सनल विजिट्स थी, जो मूव करती थी एक जगह से दूसरी जगह और ट्रैवलिंग करके वहाँ के बारे में वर्णन करती थी किसी भी चीज़ों का, दूसरे दूसरे देशों का, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से वो उसको बिना एफर्ट के बहुत सिंपल इंग्लिश में उसको समझाया करती थी। सी वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1938, तो भाई इसी वजह से उन्हें 1938 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नोटेबल अमॉन्ग हर चीफ वर्क्स आर, मतलब उनके कौन कौन से फेमस बुक्स थे उसके बारे में दिया हुआ है, ये आप याद कर लीजिएगा। द गॉड्स अर्थ, जो कि 1931 में लिखी उन्होंने। अ नोवेल ऑन चाइना एंड कम माई बिलव्ड विथ इंडिया एज बैकग्राउंड, तो ये भी उन्होंने नोवेल लिखा था। द प्रेजेंट पीस, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, जो चैप्टर का नाम है, ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला गया, तो किस चीज़ से निकाला गया है? फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड्स, ये जो बुक लिखी थी उन्होंने, माई सेवरल वर्ल्ड्स, जो कि एक पर्सनल रिकॉर्ड है उनकी लाइफ का, तो वहाँ से ये लिया गया है। एंड इट शोज़ हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेज। तो इस चैप्टर में इस चीज़ को भी दर्शाया जाएगा कि उनका जो प्यार था, उनका जो झुकाव था, उनका जो लगाव था इंडिया के जो गरीब लोगों हैं, है ना, गरीब लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, तो उनके प्रति जो स्नेह था, प्रेम भाव था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो लिखा है पहले पैराग्राफ में कि इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। वो ऐसा कहती हैं पर्ल एस बर्क कि भाई जो इंडिया है ना, मेरे जीवन का पृष्ठभूमि रहा है। मैं अक्सर इसके बारे में मतलब अपने आप को रिलेट करती है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो, है ना। आगे है कि बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। मतलब जब तक इन्होंने कहानी लिखी थी तब तक ये कह रही हैं कि मैं भले ही मैंने बहुत ज़्यादा इससे लगाव रखती हूँ, इंडिया के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अभी तक इसके देखा नहीं है ना। मैंने अभी कभी तक इंडिया को देखा ही नहीं है। Yet the stories that our Indian family doctor and his wife told me when I was child had woven themselves into my growing dreams. मतलब ये बात अलग है कि अभी तक जो स्टोरीज़ मैंने इंडियन फैमिलीज़ की सुनी है, क्योंकि इंडियन फैमिली का डॉक्टर था उनका, उनके जो फैमिली डॉक्टर थे ना, वो इंडिया से थे, ये पॉल एसबर्ग के। तो वो और उनकी वाइफ बहुत सारे किस्से सुनाया करते थे भारत के, है ना। तो वो सारी चीज़ें उनके सपनों में बुने हुए हैं, है ना, सपनों के ताना बाना बन चुके हैं। एंड आई हैड लॉन्ग रेड, है ना, एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री। और मैंने भी, ये कहती हैं कि मैंने भी बहुत समय तक इस देश के बारे में जो कुछ भी प्राप्त कर सकती थी वो मैंने पढ़ लिया था।
From my father, I had learned of it through Buddhism and life history of the Lord Buddha. अब वो बोलते हैं कि मैंने अपने पिता से, है ना, इसके बारे में बुद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन के इतिहास से जान लिया था। इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रखी क्योंकि भाई बुद्धा का भी आप कह सकते हो ना इनलाइटमेंट, उनको भी शिक्षा यहीं मिली थी बिहार में, इंडिया में। चलो आगे देखते हैं। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वैरायटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ, है ना, एज वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन्स सीन। क्योंकि ये अमेरिकन बैकग्राउंड से थी, है ना, लेकिन इंडियन टच इनको अच्छा लगता था, तो वो कह रही हैं कि जो ये वर्ड है ना, रंग, कलर, तो भाई कलर क्या होता है, हम कलर जब भी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ना रंग बिरंगे यानी कि अलग अलग, एक कलर के बारे में ख्याल नहीं आता, हमारा मन भी ऐसे सोचता है अच्छा रंग यानी कि बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये भी वर्ड जब ये सुनती है ना, जब जब ये रिमाइंड होता है इनको, तो उनके दिमाग में इंडियन लाइफ के अलग अलग, मतलब भारतीय जीवन के जो रंगों की विभिन्नताएं हैं, उन सारी चीज़ों को याद दिलाता है जब भी वो कलर वर्ड सुनते हैं। क्योंकि ऐसे ही विभिन्न हैं जैसे हमारा अमेरिका मानव दृश्य, मतलब उनका भी ऑब्वियसली अमेरिका बैकग्राउंड है अमेरिकन, तो इसी वजह से वो उसको रिलेट कर पाती है। इन कश्मीर वेयर द वाइट barbarian invaders from Europe long ago penetrated India, the people are often fair, auburn haired, blue eyed women are beauties there. देखिए क्या बात कही जा रही है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि इन कश्मीर, है ना, कि कश्मीर में जहाँ से यूरोप के जो श्वेत, हाँ वाइट मतलब श्वेत होता है ना सफ़ेद, जो श्वेत बर्बर, अर्बेरियन मतलब बर्बर, और इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारी, तो बहुत बर्बरता से जो व्यवहार करते थे आक्रमणकारी, है ना, तो कश्मीर में वो लोग घुस गए थे, ये यूरोप के लोग थे, तो इन्होंने फ्रॉम यूरोप, यहाँ से वो लोग उसमें घुस गए थे ये अपने कश्मीर में, और वहाँ के लोग प्रायः गोरे हैं। द पीपुल आर ऑफन फेयर ऑबर्न हेयर, या ऑबर्न हेयर का मतलब सुनहरे बाल, है ना, और ब्लू आइड वुमेन आर ब्यूटीज देयर। कहा जाता है कि वहाँ की जो सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली महिलाएं जो है ना बहुत ही सुंदर है। कहाँ? कश्मीर के। तो ये बता रही थी, ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ रिसेंटली मैरिड अ कश्मीरी मैन हु हु दो हिज हेयर इज़ डार्क हैज़ आइज ऑफ ए क्लियर ग्रीन। मतलब अब ये इस चीज़ को रिलेट करके भी बता रही हैं कि वहाँ की औरतें बहुत सुंदर हैं, कि उनकी एक सहेली है, भारतीय युवा सहेली है, जो कि अभी अभी एक कश्मीरी पुरुष से विवाह किया है, जिसके बाल यद्यपि काले हैं लेकिन उसकी आंखें साफ हरी हैं। द स्किन कलर द कश्मीरी इज अ लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द ग्रे। एक और बात बताई जा रही है कि कश्मीरियों की जो त्वचा है ना, उसका कलर जो है वो क्रीम जैसा है, सुंदर है, और जो नैन नक्स होते हैं, फीचर्स मतलब उनके नैन नक्स जो होते हैं वो यूनानियों, ग्रीक यानी यूनानी होते हैं ना, तो यूनानियों जैसे संतुलित हैं, बैलेंस्ड है, राइट। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रेकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द, इसको कास्केशियन रेस पढ़ेंगे, है ना, सॉरी काकेशियन पढ़ेंगे। काकेशियन का मतलब होता है फेयर स्किन्ड, जो कि काफ जाति भी होती है, मतलब साफ़ सुथरे जो प्रजाति वाले लोग होते हैं उनको काकेशियन बोलते हैं। तो बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉन्ड। रिकॉन्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी भारतीय इंसान होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, भारत के जो समस्त लोग हैं, वो काफ जाति से संबंधित माने जाते हैं, मतलब उनका चेहरा लगभग लगभग साफ सुथरा है। वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ दो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स। और ये भी बात बोली जा रही है कि हाँ, हो सकता है कि चाहे उनकी त्वचा का रंग दक्षिण में इतना काला है जितना किसी अफ्रीकन का है, तो साउथ में लोग थोड़े सांवले हैं, ये मान सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का जो कलर है वो काफ जाति का है ना, काकेशियन। अगला पैराग्राफ है, एंड इंडिया हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ अपियरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ। देखिए एक बात उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी जिक्र की है, बिल्कुल ये फैक्ट भी है कि इंडियंस जो होते हैं ना, आपको भी पता है, हर जगह अपनी एक प्रजाति बना लेते हैं, अपनी एक यूनिट, मतलब यूनिटी है हमारे देश में।
तो जैसे कि अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उन लोगों के बारे में बात की जा रही है, जैसे आप मान लो कि बिहार की ही बात करते हैं, तो हम बिहारी के जो छठ पर्व होता है वो हर जगह हम जाते हैं तो आप देखोगे कि अब वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। हमारा एक अलग समूह बन चुका है, भले ही कौन सी भी देश हो, कोई सा भी देश हो, वहाँ पर छठ अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे झलक रही है, इन्होंने बहुत पहले बता रखा है। वो कह रही हैं कि आप देखो कि भारत का जो दूसरे जीवन में अनपेक्षित ढंग से प्रकट होने का जो आश्चर्यजनक ढंग है ना, वो बिल्कुल अद्भुत है। मतलब अमेजिंग तरीके से दूसरे की लाइफ में ये, मतलब हम लोग एक घर बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा भी एक होता है ना, एक ग्रुप हमारा भी बन सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हैं, टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका द इंडियन मेक्स अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स एंड द ब्लैक एंड वाइट। देखो वहाँ पे ऑलरेडी दो ग्रुप चल रहे थे भाई। कौन कौन? साउथ अफ्रीकन्स साउथ अफ्रीका में तो रहेंगे ही, और साथ साथ ब्लैक एंड वाइट का अलग ग्रुप था। उसके बीच में इन्होंने तीसरा ग्रुप बना दिया इंडियंस का। तो इंडियंस वहाँ गए, वहाँ पे ग्रुप बना दिया। फॉर दैट मैटर देयर वॉज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, एंड वाई शुड देयर हैव बीन एन इंडियन डॉक्टर इन ए चाइनीज पोर्ट टू टेंड एन अमेरिकन फैमिली। मतलब बताया भी जा रहा है ये बात, और कि और इसी तरह से हमारे परिवार का भारतीय डॉक्टर था, और चीनी बंदरगाह में अमेरिकी परिवार के उपचार के लिए किसी भारतीय डॉक्टर की क्या आवश्यकता थी। तो इन सब बातों से ये समझ में आता है कि भाई इंडियंस तो हैं ही ऐसे कि बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से दूसरों के जीवन में अपना भी एक ग्रुप बना लेते हैं। आगे है, एंड र्यूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट। कहा जा रहा है कि भारतीयों के बारे में जो ये र्यूमर्स, अफवाहें फैलती रहती हैं, ये चलती रहती हैं। फॉर दे आर ए मेमोरेबल पीपुल, ड्रामेटिक एंड पैशनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइफ्स। उनके बारे में, मतलब हमारे बारे में ये बोला जाता है कि हम लोग जो है ना, हम इंडियंस बहुत ही स्मरणीय लोग हैं, मेमोरेबल, हमें याद किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे कारनामे कर देते हैं कुछ ना कुछ। ड्रामेटिक हैं, हम थोड़े नाटकीय रहते हैं, और पैशनेट, उत्साही भी रहते हैं, और साथ ही साथ फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइफ, और हम भी नाटकीय जीवन की खोज में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के बारे में, हमारे लोगों के बारे में वहाँ पे जिक्र किया जाता है। चलिए अगला पैराग्राफ। यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमीटिंग ह्यूमन लाइफ। परमिएटिंग का मतलब होता है फैला हुआ, पेनिट्रेटिंग। तो आप देखते हैं कि मानव जीवन में व्याप्त होने का भारतीयों का कैसा ढंग है। एंड कंसीडर हाउ इंडियन हैज़ मैनेज्ड। और आप जब सोचिए कि भारतीयों ने केवल अपनी मतलब इस चीज़ को कैसे मैनेज करके रखा है। merely by maintaining her independence, and yes, by producing superior individuals to influence the world in these few short years of freedom। देखिए अब भारत के बारे में उनका सोच क्या है, कैसे समझ रहे हैं इसके बारे में। कह रहे हैं कि ज़रा सोचिए कि भारत ने केवल अपनी स्वाधीनता को स्थायी रखकर, और हाँ, कुछ उत्कृष्ट व्यक्ति पद पैदा करके, उत्कृष्ट व्यक्ति मतलब सुपीरियर इंडिविजुअल, मतलब अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ऐसे लोगों को पैदा करके, है ना, कहा जा रहा है कि कैसे अपनी स्वाधीनता के कुछ ही वर्षों में संसार को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया था। उस समय आज़ादी हमने पाई थी, तो हम देख सकते थे कि हमारे बहुत गिने चुने ही नेता लोग पूरे विश्व में एकदम से तहलका मचा दिया था। तो उसका जिक्र भी कर रही हैं। दे हैव पुट टू गुड यूज़ द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश गिव एंड लेफ्ट द नॉलेज ऑफ द वेस्ट द प्योर एंड एक्सक्यूसिवली एनंसिएटेड इंग्लिश टंग ऑफ मैन एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब विटनेस नेहरू and with him a host of men learning how to govern, and the first woman to be the president of the General Assembly of the United Nations, a woman of India, and the man in charge of the prisoners exchange in Korea, an Indian general who won trust from all। देखो यहाँ पे मैं एक ही बार में सब कुछ डिस्कस करूँगा। कहना क्या चाहते हैं कि भाई आप बात कर लो कि वहाँ के कोई से भी लोग हैं, जो बोला था ना हमने, बुद्धिजीवी, जो उत्कृष्ट व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, उन लोगों ने तो बिल्कुल हिला के ही रख दिया था वहाँ के, मतलब हर देश में वहाँ पे हमारी ख्याति विख्यात हो चुकी थी। तो ये बोलते हैं, मतलब ये बता रही हैं कि ये जो उत्कृष्ट व्यक्ति हमने पैदा किए थे ना, तो इन्होंने अच्छे तरीके से प्रभावित किया था सबको। तो उन्होंने जो लाभ अंग्रेज़ों को दिए और छोड़े मतलब दिए या फिर छोड़े, गेव या लेफ्ट, है ना, और पश्चिम के ज्ञान का, द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, द प्योर एंड एक्सक्यूजली इनंसिएटेड इंग्लिश टंग ऑफ मैन एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड, मतलब संसार के दोनों ओर शिक्षित नर नारियों द्वारा शुद्ध और उत्तम ढंग से उच्चारित अंग्रेजी भाषा का लाभ उठाया है। मतलब कुल मिला के हम ना
मतलब ऐसा है कि हम एडेप्टिव हैं बहुत, सब चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ की भाषा को हमने बहुत अच्छे से समझा है। जैसे कि आप गवाही विटनेस है ना, यानी कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि नेहरू जी को देखो और उनके साथ बहुत से अन्य आदमी जो हैं, है ना, वो कैसे शोषण करना सीख रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम नारी जो थी वो भी प्रथम भारतीय महिला ही हैं। कोरिया में कैदियों को आदान प्रदान करने वाला जो कार्यभारी था वो भी एक भारतीय सेनापति था जिसने सबका विश्वास प्राप्त कर लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस बारे में डिस्कस की गई है। चलिए, इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूजिशन एट होम एंड अब्रॉड हैव नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया। कि देश विदेश में, है ना, धमकाए जाने और आरोप लगाए जाने पर भी, एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाना, ब्लस्टरिंग मतलब धमकाए जाना, तो है ना, देश विदेश में धमकाए जाने और आरोप लगाए जाने पर भी नए भारत, है ना, हैव नॉट चेंज द कॉन्फिडेंस, क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया। नव भारत का उन्होंने जो होता है ना विश्वास नहीं बदला, शांत आत्मा विश्वास नहीं बदला। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन एन इंडियन आइडियलिज्म, और इस अडिग आदर्शवाद पर आधारित यह जो आत्मविश्वास है हमारे विश्व जीवन में फैल रहा है। मतलब दुनिया इससे कॉपी कर रही है, दुनिया इसे अडॉप्ट कर रही है, एक तरीके से कह सकते हो। तो इस तरीके से इंडिया को अच्छा बताती हैं। अगला टॉपिक मीन्स अगला पैरा, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी। मतलब वो कहती हैं कि यार मैं भारत क्या देखने गई थी। नॉट द ताजमहल, नहीं नहीं ताजमहल नहीं, ऑल्दो आई डिड सी इट एंड बाई मून लाइट। नॉट फतेहपुर सिकरी, ऑल्दो आई डिड सी इट एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर्स इन न्यू दिल्ली, ऑल्दो आई डिड सी देम। मतलब देखिए ये लाइन ऐसे बताया जा रहा है कि कहती हैं कि मैं तो इंडिया गई थी ना, लेकिन देखने क्या गई थी, ताजमहल नहीं, भले ही मैंने उसे देखा है और चंद्रमा के प्रकाश में देखा है। फिर बोलती हैं कि क्या मैं फतेहपुर सिकरी गई थी, नहीं नहीं वहाँ भी नहीं गई थी। फिर भी वो कहती हैं कि भले ही मैंने उसे भी देखा है, नई दिल्ली में साम्राज्य की शान भी नहीं देखी है, वहाँ पे भी नहीं देखा है। तो ऐसे करके बोल रही, मतलब ये सारी चीज़ें देखी हैं लेकिन नहीं एग्जैक्ट में वो चीज़ नहीं देखने गई थी। तो क्या देखने गई थी, आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। मतलब वो गई थी वहाँ पे जानने के लिए दो बुद्धिजीवी मतलब लोगों का, दो वर्गों का देखने और सुनने के लिए गई थी। तो वो कौन से ग्रुप थे देखिए। और आप क्या सोचते हो कि आखिर इनको इन दो ग्रुप के बारे में कैसे पता चला होगा। ऑब्वियसली जो कहानियाँ उन्होंने अपने डॉक्टर से सुनी थी ना, जो इंडिया प्रांत के थे, तो उसी को समझकर और पढ़ के वो इसके लिए बहुत ही आतुर हुई होंगी कि हमें, मैं जाके इसको फिज़िकली सुनूंगी वहाँ पे। तो उन्होंने इंडिया का रुख इसीलिए किया था कि ये दो ग्रुप से ज़रूर मिलेंगी। तो अब आगे लिखा है कि द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज़ एंड द पीजेंट्स इन द विलेजेस। ये जो दो ग्रुप थे वो कौन थे भाई, तो एक तो थे जो युवा बुद्धिजीवी थे जो कि शहरों में रहते थे, और गाँव के जो पीजेंट्स यानी कि किसान वर्ग के लोग थे। दिस आई मीट इन लिटिल रूम्स इन द सिटी। मैं इन लोगों से जाके शहरों के छोटे से रूम में, कमरे में मिली। इन लिटिल हाउस इन द विलेजेस, गाँव में किसानों से मिली छोटे छोटे घरों में। एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, और मैंने क्या सुना कि उनकी योजनाएं के बारे में सुना कि जो कि वो चर्चा करते थे, है ना। चर्चा की थी किसके बारे में, आज़ादी के बारे में। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनएविटेबल, है ना। ये चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस हो रही थी कि एक दूसरा वर्ल्ड वार, है ना, वो ज़रूर ही होगा, श्योर टू बी हैपन। इनएविटेबल मतलब श्योर टू हैपन यानी कि अवश्य भावी। ये लोग बातें डिस्कस करते थे वहाँ पे। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय व्हाट दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड। मतलब वो बहुत ही बिटरली, मतलब बहुत ऐसा लगता है, आप खुद सोचो कि आपको किसी ने बोला कि मैं ये काम करूँगा आपके लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, तो आप उस पर एग्रेसिव मोड में आ जाओगे ना। तो यहाँ पे भी बात यही आई थी कि ये जो लोग थे ना, ये लोग चर्चा किया करते थे कि एक और विश्व युद्ध होगा, और वो लोग बहुत निराश थे, कटु निराशा हुई थी उनको प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, है ना।
दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड, बिकॉज उनकी जो वचन थे जो इंग्लैंड ने दिया था कि ऑब्वियसली आज़ाद कर देंगे ऐसा करके, वो तोड़ दी गई थी। तो इसी वजह से वो बहुत ही निराश थे कि आगे क्या है। द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रीस्टोर इंडिया टू द पीपल। वे स्पष्ट कहते थे कि अंग्रेजों का लोगों को भारत लौटाने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है भाई। आई कुड बिलीव इट फ्रेश एज आई वॉज फ्रॉम चाइना, है ना। और ये लेखिका कहती हैं कि मैं इस पर विश्वास कर सकती थी क्योंकि अभी अभी मैं चीन से लौटी थी। वेयर द पीरियड ऑफ पीपल्स ट्यूटलेज सीम्ड एंडलेस एंड सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर। और वो बता रही थी कि जहाँ पर लोगों का जो अभिभावकत्व है वो निरंतर था और स्वशासन प्रति वर्ष पीछे हटता जा रहा था। मतलब चाइना में भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। ठीक है। When you are ready for independence, conquerors have always said to their subjects, etc. वो कहती हैं कि जब तुम स्वाधीनता के योग्य हो जाओगे, विजेता सदा प्रजा को यही कहते आए हैं, है ना। मतलब तभी ये बोलते रहते हैं कि तुम उसके जब एबल हो जाओगे ना तभी हम तुम्हें आज़ाद करेंगे, ऐसा वो बोल रही हैं लेखिका। बट हु इज़ टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम्स एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्फ एक्सेप्ट बाय डूइंग इट। लेकिन उनका मानना यह है कि इसका निर्णय कौन करेगा, कि वह क्षण कब आएगा कि लोग अपने को गवर्न करने की आज़ादी मिलेगी। और ये आज़ादी कब मिलेगी, अगर तुम उसको दोगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे कि अपने आप को रूल कैसे करना है। सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड। तो इस वजह से जो इंडिया के लोग थे वो बहुत ही रेस्टलेस थे। एक तो पहली चीज़, एम्बिटर्ड का मतलब नाराज़ होना होता है, तो बहुत बेचैन थे, रेस्टलेस थे और नाराज भी थे। एंड आई सेट थ्रू आवर्स वॉचिंग देयर फ्लैशिंग डार्क आइज एंड हियरिंग द एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज, द प्योरेस्ट इंग्लिश इनटू विच दे पोर्ड देयर फीलिंग्स। और वो ये जो लेखिका हैं जब ये सुनने गई थी उनको, तो वो उन बुद्धिजीवियों के बीच में बैठकर घंटों तक उनकी कौंधती हुई काली आंखें देखती रहीं और जो सुंदर सुंदर इंग्लिश थी उनकी, अंग्रेजी थी, प्रशुद्ध अंग्रेजी थी जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं उड़ेल रखी थी, उनका अनंत भाषा प्रवाह सुनते हुए बैठी रही, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, यानी कि चीज़ें ओमिट हो गई हैं। मैं उसको अपने तरीके से पढ़कर उसको आपको समझा देता हूँ। ये पैराग्राफ तो लिखा है, द प्लान देन वॉज दैट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, है ना, India would rebel immediately against England and compel her by this complication to set her, है ना, to set her free. They would not be forced as they declared they had been in the First World War to fight at England's command. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि योजना यह थी, मैं इस पैराग्राफ को समझा देता हूँ पूरा, कि योजना यह थी कि जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा ना तो भारत तुरंत अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर देगा। लोग ऐसा मान रहे थे, इंडिया में लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई जैसे ही दूसरा युद्ध छिड़ेगा हम भी अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध कर देंगे, कितने दिनों तक हम इनकी गुलामी सहेंगे भाई। तो आगे था कि और इस उलझन के कारण, है ना, वो सोच विचार में रहते थे, तो इस उलझन के कारण उसे स्वतंत्रता देने पर विवश कर देगा, ये सोच रहे थे, है ना, कि हम जब ऐसा करेंगे तो वे बोले, दे डिक्लेयर्ड, है ना, कि प्रथम विश्व युद्ध की भांति वे इंग्लैंड के सेनापति में लड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। एंड देन आई आस्क, तो लेखिका जो है वो पूछती है उसके बाद से क्या करोगे और तब क्या होगा। तो एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली, लोगों ने बोला यहाँ पे कि वी विल आवर सेल्फ डिसाइड वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड और अगेंस्ट हर। उसके बाद हम खुद ही निर्णय ले लेंगे, है ना, कि हम इंग्लैंड के पक्ष में लड़ना चाहते हैं या उसके विरुद्ध। तो ऐसा लोगों ने वहाँ पे बताया इन्हें। 9th पैराग्राफ पढ़ते हैं। वॉट दे डिड नॉट रेकॉन ऑन, मतलब रेकॉन ऑन का मतलब बताया था अनुमान लगाना, कि नहीं, यहाँ पर रेकॉन ऑन का मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा, भरोसा करना। तो बात आती है कि वॉट दे डिड नॉट रेकॉन ऑन व्हेन द टाइम केम वॉज द सेवेजरी और नाजिज्म एंड द एग्रेशन ऑफ जापान इन एशिया। तो अभी हमने देखा
कि इंडियंस ने ऐसा सोचा था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड जैसे ही होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हम ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ेंगे और हम आज़ादी पालेंगे, मतलब उनके विरुद्ध जाएंगे। तो हुआ क्या कि उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा कि जापान वालों ने, है ना, एक तरीके से उनकी जो, कह सकते हो, उनकी जो सेवेजरी और नाजिज़्म, सेवेजरी का मतलब बर्बरता, और नाजिज़्म तो आपको पता ही है कि उन्होंने अपनी जो मुहिम छेड़ी थी, नाजियों का जो भी उन्होंने मतलब बर्बरता अपनाया था, तो उसको नाजिज़्म का नाम दिया गया था, एंड द एग्रेशन ऑफ जापान इन एशिया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई ना, इससे थोड़ी दुविधा वाली स्थिति पैदा हो गई इंडियंस के लिए कि व्हेन दे परसीव दैट दे मस्ट चूज़ बिटवीन द एक्सिस एंड द इंग्लिश। तो इनके लिए जब ये कंडीशन आया कि भाई उन्हें बस दो ही रास्ते मिल रहे हैं कि या तो वो इंग्लिश के साथ चले जाएं, है ना, इंग्लिश को मतलब अंग्रेज़ों को चुने, या फिर उन्हें एक्सिस को चुनना पड़े जो कि जापान के रिगार्डिंग था। तो दे चूज़ द इंग्लिश, तो उन्होंने इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड का सहारा दिया, अवेयर दैट इन स्पाइट ऑफ मेनी इनजस्टिसेस दे वर चूजिंग बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो ऐसा था कि उन्होंने ना बर्बरता और सभ्यता के बीच में उन्होंने चयन करा था। तो इस वजह से वो एक तरीके से इंग्लिश को ही चुने, क्योंकि भले ही उनके साथ कितने भी जुल्म हुए थे, लेकिन वो इन्हीं के साथ गए। दे पोस्टपोन देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, उन्होंने अपने प्लान जो था फ्रीडम का उसको पोस्टपोन किया, कहा कि भाई आगे देख लेंगे, अभी पहले जो सामने है उसको निपटाएं। गांधी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ओन कंट्री until द वॉर वॉज ओवर। और गांधी जी तो भाई अपने काम में ही लगे थे कि वो चाहते थे कि हिंसा ना हो, अहिंसा के पुजारी थे, तो वो काम बस अपने लगे हुए थे अपने देश के लिए कि जब तक वॉर ओवर होता है तब तक वो अपना काम किए जा रहे थे। एंड बाय देन द वाइजेस्ट माइंड इन इंग्लैंड अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड। और तभी क्या हुआ कि इंग्लैंड के कुछ बुद्धिमान लोगों ने नई संसार को समझते हुए उन्होंने सोचा कि भारत को लौटा देना चाहिए, है ना, रिटर्न इंडिया टू हर पीपल। और इसी वजह से उन्होंने इंडिया को उनके लोगों के पास लौटा दिया था। इन स्पाइट ऑफ ऑल opposition फ्रॉम इंग्लिश मैन एंड अदर्स हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया टू नो व्हाट विजडम वाज। वहाँ पे ऐसा भी होता है, देखो कभी भी कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके पीछे कुछ बुरे लोग भी खड़े रहते हैं। तो चर्चिल की जो खून खराबे थे ना, उनकी भविष्यवाणी जो थी, वो सारी चीज़ें बात अभी आगे बताऊंगा मैं। फ़िलहाल तो अभी यहाँ बता देता हूँ कि सिंपल चीज़ ये थी कि वहाँ पे कुछ इंग्लिश मैन थे जो कि इसके अपोजिशन में थे। उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, है ना, उसके बावजूद भी जो समझदार लोग थे उन्होंने इंडिया को आज़ाद कर दिया था। कहा जा रहा है आगे कि नॉट इवन चर्चिल्स प्रोफेसी ऑफ ब्लड पाथ पार्टली फुलफिल एट दैट कुड प्रिवेंट द इनएविटेबल, है ना, इनएविटेबल। मतलब वही बोला जा रहा है कि यहाँ तक कि जो चर्चिल थे ना, तो चर्चिल की जो उन्होंने खून खराबे की भविष्यवाणी की थी जो आंशिक रूप से सही निकली थी, तो इसके बावजूद भी ये इंडिया की आज़ादी को रोक नहीं सकी, है ना। इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज सी कुड एंड peasants एंड intellectuals वर ऑन द सेम साइड इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन, है ना। तो यानी कि कहा जा रहा है कि इंडिया हैज़ वेटेड एज लॉन्ग, सॉरी, इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजय। तो बोला जा रहा है इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज सी कोड, मतलब इंडिया ने इंतज़ार किया जब तक वो, मतलब प्रतीक्षा की जितना संभव था। और बुद्धिजीवी और जो कृषक लोग थे, जो किसान लोग थे, उस पुराने अपराजय गठजोड़ी में एक ही पाले में थे, उसी साइड में पड़ रहे थे। It was Gandhi's strength that made him know very early that both peasants and intellectual must be want to work together, है ना, for their country. His hold was equally strong upon both, and so he achieved his end. मतलब गांधी जी को इस चीज़ को पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने अपना उद्देश्य बिना युद्ध के प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार, है ना, achieved his end without war. Perhaps we Americans do not yet fully understand the great lesson that India has to teach in thus winning her freedom. मतलब इसके बावजूद भी, है ना, इस प्रकार जो स्वाधीनता प्राप्त करने से जो महान संदेश भारत ने सिखाना है, वह हम अमेरिकी लोग संभवतः उसे अभी पूरी तरह समझते नहीं हैं, है ना। वो बातें बता रही हैं कि हम अभी तक नहीं समझ पाए।
Besides her mighty triumph of a bloodless revolution, our world war of independence shrinks in size and concept, है ना. India has taught humanity a lesson, and it is to our peril if we do not learn it. तो वो बताती हैं कि हमने ना ये चीज़ सीखी है इंडिया से कि बिन खून बहाए, है ना, क्रांति की विजय के सामने हमारी आज़ादी की लड़ाई जो है धारणा व आकार में संकुचित में छोटी छोटी दिखाई पड़ती है. भारत ने मानवता को एक पाठ सिखाया है ना. देखो यहाँ पे लिखा होगा कि इंडिया हैज़ टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन एंड इट इज़ टू आवर पेरिल इफ़ वी डोंट लर्न इट. और यदि हम उसे नहीं सीखते हैं तो हमारी भारी जोखिम उठाने जैसा है. The war and killing achieve nothing but loss, and that a noble end is assured only if the means to attain it are of a peace with it and also noble. वो बता रही हैं कि युद्ध और मार धाड़ से भाई हानि के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है, और उत्तम परिणाम तभी सुनिश्चित होगा जब उसको प्राप्त करने के साधन उसके समरूप उत्तम होंगे, मतलब नोबल होंगे. चलिए 10th पैराग्राफ पढ़ते हैं. है कि द रियल इंडिक्टमेंट, है ना, अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. इंडिक्टमेंट का मतलब होता है इंडाइटमेंट है. इंडाइटमेंट का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. कोलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद, है ना. मतलब अगर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रहे हो दूसरी कंट्रीज़ में तो उसको कोलोनियलिज्म कहा जाता है. तो द रियल इंडाइटमेंट एंड अगेंस्ट कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध वास्तविक जो अभ्यारोपण हुआ, हाउएवर वाज टू बी फॉट इन द विलेज, है ना. वो ऐसा तो माना जाता है कि वो गांव में होना था भारत के. देयर वाज रॉट एट द टॉप, है ना. कहा जा रहा है कि शिखर पे भी सड़न थी. रॉट मतलब सड़ना होता है. टू इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल ट्रेन्ड इन इंग्लिश स्कूल फॉर जॉब्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज. देखो अब इस चीज़ पे भी बात की जा रही है कि उस समय भी ऐसा था कि हजारों जो युवा बुद्धिजीवी थे जो अंग्रेजी स्कूलों में उन नौकरियों के लिए प्रशिक्षित हुए थे, है ना, जो सिवाय सीमित असैनिक सेवाओं के उपलब्ध नहीं थी. मतलब बहुत ही लिमिटेड सिविल सर्विसेज थी उस टाइम पे भी. द टाउन एंड सिटीज़ वर फ्रॉदिंग विथ अनहैप्पी. फ्रॉदिंग का मतलब होता है ना फर्मेंटिंग, झगियाना, यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग थे बहुत नाखुश थे, है ना. विथ अनहैप्पी यंग मैन, cultured and well educated, who could find no jobs and were not allowed by the old superstructure of empire to create them. यानी कि इतने लोगों ने पढ़ाई की और उसके बाद भी क्या था कि आप भले ही शिक्षित हैं और बहुत सुसंस्कृत हैं, उसके बावजूद भी युवक जो थे असंतुष्ट थे जिन्हें नौकरियां नहीं मिलती थी, और साम्राज्य की पुरानी जो अधिरचना थी उनका निर्माण करने की अनुमति ही नहीं देती थी उन्हें. मतलब पहले का जो स्ट्रक्चर था वो उनको अलाउ ही नहीं करता था कि भाई जॉब कर पाए. बट द रियल प्रूफ ऑफ एबल, आई से अगेन, वॉज इन द माइजरेबल विलेजेस. अब एक बात और ये कहती हैं, लेकिन देखा जाए तो बुराई जो थी ना, मैं फिर भी कहती हूँ कि गाँव में ज़्यादा दयनीय थी. आई थॉट आई हैड सीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना. मुझे लगता था कि मैंने चाइना में सबसे ज़्यादा गरीबी देखी है. येट व्हेन आई सॉ द इंडियन विलेजेस आई न्यू दैट द चाइनीज़ पीजेंट्स वॉज रिच इन कंपेरिजन. तो जब उन्होंने इंडियन के गरीबों को देखा, इंडिया के जो किसान वर्ग के लोगों को जब देखा, मिला उनसे, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं भाई, चाइना के जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो कुछ ज़्यादा ही अमीर कहलाएंगे इन कंपैरिजन टू द इंडियन फार्मर्स. Only the Russian peasants I had seen years before could compare with the Indian villagers, although that Russian was a very different creature and inferior in many ways. अब वो कहती हैं कि अब रशियन पीजेंट्स हैं ना, रशिया के जो किसान वर्ग हैं उनके बारे में बता रही हैं कि जो रूसी कृषक है बहुत भिन्न लोग हैं, और कई बातों में तो बिल्कुल निकृष्ट हैं. वेरी डिफरेंट क्रिएचर, इन्फेरियर इन मेनी वेज. इन्फेरियर इन मतलब बहुत बुरे हैं एक तरीके से देखा जाए, पिछड़ी जाति के हैं. फॉर द इंडियन पीजेंट्स वॉज लाइक द चाइनीज़ इन बीइंग अ पर्सन इन इनेटली सिविलाइज्ड. और वो कंपेयर करती हैं ना कि जो इंडियन के किसान हैं वो स्वाभाविक रूप से बिल्कुल सभ्य व्यक्ति हैं, जैसे उन्हें चाइना के कृषक लोग लगे. ठीक है.
The maturing culture of an organized human family life and profound philosophical religions had shaped his mind and soul, even though he could not रीड एंड राइट। बोला जा रहा है मतलब ना कि भले ही वहाँ के लोग जो थे, भले ही पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, पढ़ लिख नहीं सकता था, है ना, भले ही वो अपने संगठित मानव पारिवारिक जीवन को अच्छे से वो परिपक्व नहीं था उसमें, भले ही वो गहन दार्शनिक धर्म से उनका आत्मा को ढाला नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जो थे ना कल्चरल लोग थे, उनको ऐसा लगता था। एंड द चिल्ड्रेन, द लिटिल चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेस, हाउ दे टूर एट माई हर्ट। वो कहती हैं कि वहाँ के जो बच्चे थे, भारतीय गांव के जो बच्चे थे, उन्होंने उनका एक तरीके भारी चोट पहुँचाई थी उनके हृदय पे, जो कि बहुत ही थिन थे, बिग बेलिड थे, तोन निकली हुई थी, एंड ऑल विथ ह्यूज एंड डार्क आइज, बहुत ही उदास काली काली आंखें। आई वॉन्डर्ड दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट दैम एंड नॉट अक्यूज हिमसेल्फ। मैं तो बस ऐसा सोचा करती थी, मुझे सोचकर आश्चर्य होता था कि कैसे कोई अंग्रेज उन्हें देखकर स्वयं को दोषी ना ठहराए, है ना, क्योंकि भाई उन्हीं की वजह से हुआ है। 300 years of English occupations and rule and could there be children like this। कि भाई 300 वर्षों तक अंग्रेज यहाँ पे शासन करते रहे और क्या बच्चे ऐसे हो गए हैं। Yes, and millions of them, and the final indictment surely was that the lifespan in India was only 27 years। और उन्होंने इस चीज़ पर निष्कर्ष निकाला कि भाई इसी वजह से क्या होता है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो ना अपने आप का एज जो मानते हैं कि भाई मैक्सिमम हम 27 साल या 30 साल जी सकते हैं, तो 27 ईयर्स। नो वंडर दैन दैट लाइफ वॉज हैस्टेंड, दैट अ मैन मैरिड वेरी यंग सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रन एज मैनी एज पॉसिबल बिफोर ही डाइड। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ थे, ये लोग इंडिया पे शासन करते थे और साथ ही में कि बहुत जुल्म भी करते थे, बच्चे ऐसे हैं, तो इसका उन्होंने एक रीज़न निकाला कि हाँ ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई 27-28 साल से ज़्यादा वो जी नहीं पाते, तो इसी वजह से वो बहुत जल्द में ही शादी कर लेते हैं और जितने बच्चे हो सकते हैं वो करते हैं। I loved England, remembering all the happy journeys there. But in India, I saw an England I did not know। मतलब ये कहती हैं कि मैं इंग्लैंड से प्यार करती थी, वहाँ की कई सुखद यात्राएं याद आती थी, परंतु भारत में मैंने एक ऐसा इंग्लैंड देखा था जिसका मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। And I was forced to see that if the English, in many ways, the finest people on earth, people who blazed the way for all of us to achieve the right of men to rule themselves, if colonialism could so corrupt even this, then indeed none of us could dare become the ruler of empire। और वो बात ये बनने लगी कि मैं ये समझने के लिए बाध्य हो गई हूँ कि अंग्रेज जो कई प्रकार से धरती पर सर्वोत्तम लोग हैं, वे लोग जिन्होंने हम सबके लिए स्वराज्य प्राप्त करने के अधिकार का मार्ग प्रज्वलित किया है, यदि भले ही वो अपने स्वार्थ ही क्यों ना हो, उनको भी भ्रष्ट कर सकता है, वो है ना, करप्ट कर सकता है। तो हम में से कोई भी साम्राज्य का शासक बनने का ऐसा अगर होगा तो कोई साहस नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें वो सबको एक रियल कह सकते हैं ना एस्पेक्ट में, रियल पहलू उनके बारे में, सबके बारे में बता रही हैं कि भाई देखो इंग्लैंड भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने बोला था कि ऐसा करने के लिए कोई अब साहस नहीं करेगा, अच्छा नहीं है ये, मतलब, है ना। आगे देखिए अगला पैराग्राफ है 11th कि इट सीम्स टू मी एज आई लिव्ड विद इंडियन फ्रेंड्स न्यू एंड ओल्ड दैट ऑल द इल्स ऑफ इंडिया could easily have been mended if there had been a government whose purpose was first of all to benefit the people rather than to live upon them। अब ये कहती हैं कि अपने नए व पुराने भारतीयों के साथ रहकर मुझे ऐसा लगा कि भारत की सभी जो बुराइयां हैं ना उसको सुधारा जा सकता था यदि वहाँ ऐसी सरकार होती जिसका लक्ष्य, है ना, जिसका लक्ष्य था कि सर्वप्रथम लोगों पर जीवित रहने की जो अपेक्षा है उनका कल्याण करना होता। मतलब उनका अगर भला करने के लिए अगर वहाँ पे जो सरकार थी सोचती ना तो बहुत अच्छा हो सकता था। The desert dry country, for example, the fruitless land between Bombay and Madras was already famished, and although it was only February and the sun hot enough to fertilize any seed had there been water। बोल रही थी कि उदाहरण के लिए बम्बई और मद्रास के बीच में जो बंजर भूमि थी, जो कि सूखी धरती थी, पहले ही भूखी मतलब मर रही थी वहाँ पे, है ना। और उसके बारे में बता रही हैं कि फरवरी का महीना था और सूर्य की गर्मी की किसी भी
बीज को उपजाऊ बनाने के लिए पर्याप्त थी यदि अगर वहाँ पानी होता। मतलब सारी सरकमस्टांसेस थे, लेकिन वो क्या है, बॉम्बे से बदनास के बीच में जो ज़मीन है पूरी बंजर पड़ी हुई है ना। एंड वाई वॉज देयर नो वाटर। अब वो कहती हैं कि आखिर यहाँ पे पानी क्यों नहीं है। वाई नॉट सिंक आर्टेशियन वेल्स, यहाँ पे कुएँ क्यों नहीं हैं, और इवन डिग सैलो वेल्स सिंस आई वॉज टोल्ड द टेबल वॉज हाई। मुझे ऐसा बोला गया था कि वहाँ पे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, उसके बावजूद यहाँ पे कुएँ क्यों नहीं खोदे गए। बट द इनर्वेटेड एंड एग्जॉस्टेड पीपल हैड नॉट द स्ट्रेंथ टू टेक सच इनिशिएटिव आफ्टर द ईयर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। क्योंकि जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो उपनिवेशवाद था उस वजह से वहाँ पे लोगों को ये आज़ादी नहीं थी कि वो कुछ भी कर सके, तो इसी वजह से ये कुएँ वगैरह नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। इट वॉज मोर दैन दैट, इससे भी बहुत बुरा परिस्थिति था। द वर्स्ट रिजल्ट परहैप्स ऑफ द colonial system was to provide the subject people with an infinite excuse against work and so against helping themselves। तो इस लाइन के जरिए बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत बुरा परिणाम हुआ था, दुष्परिणाम हुआ था कॉलोनियलिज्म का, कि वहाँ के लोगों को ना जो पराधीन लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो उनको काम करने का और इसलिए अपनी सहायता ना करने का एक अलग से ही अवसर प्रदान करता था ये कॉलोनियल सिस्टम, क्योंकि ऐसा बना ही दिया था कि वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी इज़ ऑलवेज द सर्लिन एटीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट टू द रूलर। ये एक तरीके से शासक के प्रति हमेशा यही रवैया रहता था कि आप मेरे लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि भाई शासक के अंडर में ही वो लोग काम कर रहे हैं, तो जो भी कुछ हो रहा है भाई आप ही जिम्मेदार हो रूलर के लिए। यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी एंड क्लॉथ मी एंड गवर्न मी, इफ़ आई डाई इट इज़ योर फॉल्ट। आपने ही मुझे भोजन देने, कपड़ा देने और मुझ पर शासन करने का जिम्मा लिया है ना। देयर वर ऑलवेज द ब्रिटिश टू ब्लेम, इफ़ आई डाई इट इज़ योर फॉल्ट। अगर मैं मरता हूँ तो इसका भी दोष आपको ही होगा। देयर वर ऑलवेज द ब्रिटिश टू ब्लेम एंड सर्टेनली द ब्लेम वॉज नॉट ऑलवेज जस्ट। मतलब कहा जा रहा है कि दोष सदा अंग्रेज़ों को ही दिया जाता था, और निसंदेह जो दोष था सदा उचित नहीं होता था। येट essentially perhaps it was, for when the heart of a people is gone their spirit dies with it। मतलब फिर भी संभवतः ऐसा था, क्योंकि जब लोगों का मन टूट जाता है ना, तो इसके साथ साथ उनका उत्साह भी मर जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहती हैं कि लुकिंग बैक आई फाइंड दैट अमॉन्ग द मेनी इम्प्रेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, एब्जॉर्ब्ड while I lived among them and still clear in my mind is their reverence for great men and women। तो उनको मुड़कर देखने पर ना मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय लोगों के बारे में कई छापों में, कई मतलब आप कह सकते हो कि कहते हैं ना पहलुओं में, तो मैं उन लोगों के बीच रहते हुए ग्रहण कर पाई थी, ये चीज़ें अडॉप्ट कर पाई थी कि वह हैं उन लोगों का महान नर नारियों के प्रति आदर। वहाँ पे लोग बहुत एक तरीके से तवज्जो देते थे, रेवरेंस थे, है ना। लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड बाय दोज होम द फॉलोअर्स कंसिडर टू बी गुड, दैट इज़ कैपेबल ऑफ रिनंशिएशन, देयर फॉर नॉट सेल्फ सीकिंग। मतलब इन्होंने ये चीज़ समझ ली थी, है ना, ये जो लेखिका है अपनी, कि भारत में नेतागिरी उन लोगों की ही चल सकती है ना, कि जिन्हें उनकी अनुयायी यानी कि उनको जो फॉलो करते हैं, अगर वो उनको अच्छा मानते हैं ना, तो उन्हीं की नेतागिरी चलेगी, है ना। अर्थात यू कैन से कि जो आत्मत्याग के योग्य है और अपना स्वार्थी भी नहीं है, तो उसी के लिए दिस वन क्वालिटी फॉर देम कंटेन्स ऑल अदर्स। तो ये जो एक गुण था ना, ये सभी गुण उन लोगों में थे। अ पर्सन एबल टू रिनाउंस personal benefit for the sake of an idealistic and is by that very fact also honest, also high-minded, therefore also trustworthy। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इंसान, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति जो है व्यक्तिगत लाभ का त्याग किसी आदर्श के लिए कर सकता है ना, किसी आइडियलिस्टिक के लिए कर सकता है, तो उसी तथ्य के कारण वह जो है ना ऑनेस्ट है, इसी के लिए वो उच्च विचार वाला है, और इसीलिए वो बहुत विश्वसनीय भी है। तो आई फेल्ट दैट द पीपल इवन दोज हु नो देमसेल्फ वेनल एंड फुल ऑफ फॉल्ट सर्च फॉर सच पर्सन। तो ऐसा उन्हें अनुभव हुआ, वो कहती हैं लिखिएगा कि मुझे अनुभव हुआ कि वे लोग भी जो स्वयं भ्रष्ट और दोष युक्त थे ना, वे भी ऐसे लोग को ही खोज में थे। चलो
आगे देखते हैं। द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी एंड फाइनली इवन internationally is well known. But I found the same homage paid to local person who in their measures were also leaders because of their selflessness. तो गांधी जी को जो श्रद्धा राष्ट्रीय स्तर पर और अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती है ना, वो सब जगह ऑलरेडी इंटरनेशनली नोन है, सबको पता है ना। दस आई रिमेंबर अ सर्टेन, लेकिन अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ थी, बट आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू लोकल पर्सन हु इन देयर मेजर्स वर ऑल्सो लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेसनेस। मतलब लेकिन उन्होंने देखा था कि इसी प्रकार की श्रद्धा जो थी ना स्थानीय लोगों को भी दी जाती थी जो अपने निस्वार्थ के कारण नेता थे, वो भी लीडर थे अपने आप में ना। Thus, I remember a certain Indian village where I had been invited to visit in the home of a family of some modern education, though not much, and some means, though not wealth. तो मतलब कहा जा रहा है कि तब इनको एक किस्सा याद आता है कि जहाँ पे उन्हें एक परिवार में घर में आमंत्रित किया गया था जिसमें कुछ जो थे आधुनिक शिक्षा थी, यद्यपि अधिक नहीं थी, और अच्छे साधन थे परंतु धन दौलत नहीं थी, तो ऐसे घर में उनको इनवाइट किया गया था। ये किस्सा बता रही हैं। द हाउस वॉज मड वॉल्ड एंड द रूफ वॉज मेड ऑफ थैच, यानी कि जो घर था वो दीवार मिट्टी की थी, है ना, और छत जो थे, छप्पर जिसे बोलते हैं, वो गोबर से बने हुए थे। इनसाइड वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे। हाउएवर द फ्लोर स्मूथ एंड पॉलिश्ड विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर। सॉरी, यहाँ पे जो है थैच मतलब होता है ना, सरकंडे होते हैं जो लकड़ी के, उनसे बने हुए थे, और जो काऊ डंग जो है यानी कि गोबर और पानी वगैरह का मिक्सचर जो था उससे फ्लोर को पॉलिश किया गया था। द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, जो उस घर का मुखिया था वो कोई एक तरीके से फैमिली का, सॉरी ये कहा जा रहा है जो एक्टिव है ना, तो जो घर का जो सक्रिय स्वामी था वो परिवार का मुखिया नहीं था, बल्कि अ यंगर ब्रदर, एक अनुज भाई था, है ना, छोटा भाई था। दिस आई डिस्कवर्ड, ये मुझे तब पता चला, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला। फॉर बिफोर वी एंटर्ड द हाउस माई होस्ट लेड मी टू ए क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज स्टैंडिंग वेल अबव द ग्राउंड ऑन 4 पोस्ट। Inside the case, made of wire netting, I saw to my amazement an aging man lying on his back, his head supported by a pillow. अब बात ये बता रही हैं, वहाँ पे गई जब अंदर प्रवेश किया घर के अंदर, तो उन्हें एक दिखा कि मेरे एक यजमान से मुझे एक विचित्र पिंजरे की ओर ले गया गया, है ना। ऑब्वियसली एक केज दिख रहा है, एक पिंजड़ा सा, तो उसके तरफ उस आदमी ने जो उनका मेज़बानी कर रहा था, है ना, होस्ट जो था उसको मेज़बान बोलते हैं, तो जिसने उन्होंने रिसीव किया ना, तो वो उनको लेकर गया और दिखाया कि देखो यहाँ पे एक वायर नेटिंग करके पिंजड़ा बनाया गया और इसमें एक इंसान है जो कि अपने पीठ के बल लेटा हुआ है और उसके तकिए से उसको होता है ना सपोर्ट दिया गया है ना, सहारा लिए वो लेटा हुआ है। आगे है कि माई एल्डेस्ट ब्रदर माई होस्ट एक्सप्लेन्ड, वो बताता है कि मेरे बड़े भाई हैं जो मुझे लेकर आया था ना, लेखिका कहती हैं कि जो मुझे लेकर आया था वो बताता है कि ये जो लेटे हुए हैं ना ये मेरे बड़े भाई हैं। ही हैज़ हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस एंड दो वी बेग हिम टू लिव इन द हाउस ही चूजेस टू लिव आउट हियर सो दैट ही मे बी रेडी टू लिसन टू द विलेजर्स व्हेन दे कम टू हिम। तो ये जो मेरे बड़े भाई हैं, जब इनको पैरालिसिस अटैक आया था तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे घर में हमारे साथ रहें, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रहूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पे घर के बाहर साइड में जहाँ पे जगह है जहाँ पे वो अभी थे वहाँ पे मुझे रहने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और ऐसा इसलिए करा ताकि वो जो भी गाँव वाले जो हैं वो जब उनके पास आएंगे तो उनकी बातें सुन पाएँ, इसीलिए। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश बट द एल्डर ब्रदर स्पोक नन and we could only exchange greetings and look at each other with friendliness। मतलब मेरा जो मेज़बान था, मेरा जो होस्ट था, जो कि यंगर ब्रदर था, वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन जो उसका बड़ा भाई जो कि बेड पे लेटा हुआ पैरालिसिस अटैक वाला था वो नहीं बोल सकता था। एंड हम लोग बस होता है ना कि एक्सप्रेशन से अपने बातों को शेयर कर पा रहे थे बड़ी मुश्किल से ही, है ना। फिर क्या हुआ कि What I saw was intelligent, thin, pain-sharpened face, whose eyes were at once wise and piercing.
है ना। अब बात किसके बारे में की जा रही है, अब देख लेते हैं। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस बट इट वॉज scrupulously clean and the cotton garments were snow white. We exchanged a few remarks and then a group of villagers approached, not to see me but to talk with the elder brother, and so my host led me into the house to meet his young wife and children. तो वो ये सारी बातें किसके बारे में डिस्कस करी थी कि वो जो समझदार इंसान लगा कि क्वाइट हेल्पलेस था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बात करी वो एल्डर ब्रदर के बारे में जो कि बेजान सा असहाय सा पड़ा हुआ था। कि उन्होंने बताया कि वो समझदार था, दुबला था, है ना, बहुत ही दर्द से तीखा चेहरा देखा उन्होंने उनका, है ना। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस, जो शरीर था बिल्कुल असहाय था। बट इट वॉज स्क्रपलसली क्लीन एंड द कॉटन गारमेंट्स वर स्नो वाइट, यानी कि परंतु बहुत ही सावधानी से स्वच्छ सुथरा था और कपड़े बिल्कुल सफ़ेद साफ साफ सुथरे पहने हुए थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तभी क्या हुआ, हमने कुछ बातें की, यानी कि लेखिका जो थी उसके बड़े भाई से बातें की, फिर ग्रामीणों का एक दल आ गया, एक ग्रुप आ गया। तो उसके जो मेज़बान कर रहा था जो यंग ब्रदर, वो अपनी वाइफ वगैरह से मिलाने के लिए, अपने बच्चों से भेंट कराने के लिए अंदर लेके चला गया उनको। अगला पैराग्राफ। ऑल ड्यूरिंग माई स्टे आई वॉज दैट केस एंड सेल्डम इंडीड डिड I see it except surrounding by people, and never as long as daylight lasted, without at least one man squatting on the ground, talking earnestly, then listening. My host said, my brother has always been our wise man, now he is our saint. तो जब तक वो वहाँ रही ना लेखिका, तब तक वो पिंजरे पे ही दृष्टि रखती रही अपनी, और वास्तव में मैंने उस लोगों से घिरे बिना शायद ही देखा हो जब तक दिन का प्रकाश रहा। मतलब दिन में जब तक लाइट थी ना, तब तक उन्होंने देखा कि वो भाई पूरी तरीके से घिरा ही हुआ है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति फर्श पर मतलब पालथी मार के बैठा है और गंभीरता से बोल ना रहा हो और फिर सुन ना रहा हो, ऐसा हो ही नहीं रहा था। हर लोग ऐसा ही कर रहे थे, बिल्कुल ध्यान से उसको सुने जा रहे थे। तो मेरे मेज़बान ने, ये मेरे जजमान ने बोला, होस्ट ने, जो यंगर ब्रदर था, कि भाई ऐसा है मैम कि मेरा भाई जो था ना सदा बुद्धिमान व्यक्ति था, अब वो हमारा संत है। चलिए आगे देखते हैं। माई होस्ट आई ऑब्जर्व हैड हिज ओन प्लेस too in the village life. For twice while we were seating our lunch on that day, he rose from his corner of the room and went out to answer a shout, apparently from a neighbor. When he came back, he made the same explanation. मतलब मैंने देखा कि मेरा जो यजमान का भी जो ग्रामीण जीवन में स्थान था भाई, ऐसा नहीं था कि नहीं था, क्योंकि जब हम उस दिन भोजन पे बैठे थे ना, वह कमरे में अपने कोने से आवाज़, है ना, संभवतः किसी पड़ोसी की आवाज़ के उत्तर में 2 बार उठकर गया था बताने के लिए। मतलब ऑब्वियसली उसको भी लोग रिस्पॉन्ड करते थे, ऐसा नहीं कि उसकी कोई अहमियत नहीं थी, है ना। जब वो लौट कर आया तो उसने वही स्पष्टीकरण दिया कि आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक। तो बताया कि मुझे खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। तो भाई उसकी भी कोई अहमियत तो ज़रूर थी, है ना। चलो आगे देखते हैं। द लंच ऑन वॉज प्लेन कंट्री फेयर, यानी कि जो भोजन था, है ना, साधारण देहाती खाना था। लेंटिल्स, दाल, चावल, पालक, है ना, स्पिनच बॉयल वेरी मच, कंडिमेंट, है ना, मसाले। तो ये सारी चीज़ें थी उनके खाने में, भोजन में। बिफोर वी एट एन ओल्ड कज़न ब्रॉट इन अ ब्रास एवर of water and a clean homespun towel for us to cleanse our hand with the necessary preliminary to eating with the fingers. मतलब खाने से पहले एक बड़ा चचेरा भाई जो था उनका, वो पीतल के लोटे में पानी और घर का बना तौलिया लेकर आया ताकि उंगलियों से जो भी खाने से पूर्व हम हाथ धोते हैं ना, तो आवश्यक उसकी तैयारी कर लें हम भाई। Chopsticks I had used all my life and preferred them to knife and fork, but after I had got used to eating with my right hand, I liked it as well. मतलब लेखिका कहती हैं कि भाई मैं अक्सर अपने चॉपस्टिक से खाना पसंद करती थी, छुरी कांटे होते थे, उन्हें ही अच्छा समझती थी। लेकिन जब से मैंने दाएं हाथ से खाना शुरू किया है, तो मैं अब इसके भी एक्सपर्ट हो गई हूँ। आफ्टर ऑल वॉट इज़ सो क्लीन एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड। मतलब आखिर अपने धोए हुए जो दाएं हाथ हैं उससे साफ सुथरा क्या ही हो सकता है। एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज़ फॉर क्लीन सर्विसेज सच एज ईटिंग एंड द लेफ्ट हैंड मेनली परफॉर्म द मोर लोली टास्क। यानी कि बच्चों को बचपन से ही, भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि दायां हाथ खाने जैसे साफ़ सुथरे काम के लिए होता है और निम्न कार्यों के लिए हमारा बायां हाथ होता है। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि
Another cleanliness was that our food was served on a fresh green banana leaf instead of plates. तो एक और जो स्वच्छता वाली बात हमने देखी इंडिया में वो क्या थी कि हमारा जो खाना था वो प्लेट्स के बजाय साफ सुथरे केलों के पत्तियों पे परोसा गया, हरे हरे. Well cooked rice piled on a broad green leaf is a pleasant sight and stimulates the appetite. ये तो भूख और बढ़ा देगा. चौड़े हरे पत्ते पे जब अच्छे पके हुए चावल का ढेर देखने को मिलता था तो बहुत अच्छा लगता था और भूख बढ़ जाती थी. एपेटाइट मतलब भूख. इट इन एनी हाउस होल्ड वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स और ऑन डिशेज ऑफ फ्रेश पॉटरी ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विथ दैम. मतलब किसी भी घर में जहाँ जाति की अनुपालना होती थी वहाँ भोजन ऐसे पत्तों पर रखा जाता था, मिट्टी की नई प्लेटों पर, जो हमारे प्रयोग करने के पश्चात फोड़ दी जाती थी. My host fulfilled the requirements of his caste by eating in the opposite corner of the room and sitting on the floor with his back to us. By now, I had learned to overcome my first feeling about a distance such as this. It was simply a private devotion to religious feeling and not inhospitability. मतलब एक तरीके से होता है ना कि आप मेरे से बड़े हो तो आपको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आप पहले खा लो, ऐसे करके. तो ये सारी चीज़ें उनको कब पता चली ना, यहाँ पे जो मेरा होस्ट था वो इस चीज़ों रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता था कि वो जब हमें खाना देता था ना तो वो कोने में जाकर अपनी पीठ करके फर्श पर बैठकर भोजन करके पूरी करता था, इस चीज़ की पूरी कसर पूरी करता था. तो इस प्रकार से कि दूरी के बारे में मैंने अपने आरंभिक भावनाओं पर काबू पा लिया था, वो ऐसा बता रही हैं. अगला है कि रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, है ना. जो धर्म है ना भारतीय जीवन में सर्वव्यापक है. इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट, फॉर देयर एज एल्सवेयर फैंटिसिज्म रीचेज इन टू एविल. वो बोलती हैं कि इसके सर्वोत्तम और निष्कृष्ट रूप में भी, क्योंकि जैसे और कहीं पे भी धर्मांध दृष्टा की ओर चला जाता है. मतलब कहने का मतलब है कि रिलीजन हर जगह पूरी तरीके से जो धर्म वाली बात होती है वो सब जगह सर्वव्यापी है. I like the simple acceptance of religious motive, however, and the perfect freedom to behave as one's religion moved the soul. Thus, in my first Indian family, an intellectual and fairly well-to-do one, while sat and talked with my hostess in her living room, an Indian gentleman came in with speaking to us and moved gracefully to the far end of the room, his bare feet silent upon the floor. अब देखिए यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि लेखिका कहती हैं कि धर्म को उद्देश्य को ना सरलता से, बहुत ही आसानी से किसी प्रकार से व्यवहार करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता होती है उसको मतलब बहुत अच्छे से आत्मा को प्रभावित करता है. तो ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी. और इस प्रकार जब मैं प्रथम भारतीय परिवार में जो समझदार और काफ़ी समृद्ध था उसके साथ बैठी थी तो उसके रहने के कमरे में बैठे बातें कर रही थी, तभी एक पुरुष अंदर आया और हमसे बोले बिना शालीनतापूर्वक फर्श पर नंगे पांव से बिना आहट किए कमरे के एक कोने में चला गया. देयर ही knelt his head bowed and so remained for perhaps a quarter of an hour. When I glanced at him curiously, my hostess said in a manner entirely casual, "It is my husband's eldest brother. He come here during the day at his prayer time, since his own home is at some distance from his place of business." तो ये बात बताई जा रही है कि एक इंसान उनके रूम में आया था, घर में आया, एक पुरुष आया और चप्पल वगैरह खोलकर नंगे पाँव उधर एक कोने में जाके सिर झुकाकर, है ना, 15 मिनट तक लगभग वो कुछ प्रेयर जैसा कुछ कर रहा था, है ना. तभी मेरी नज़र उन पे पड़ी तो वो जो औरत थी यानी कि जो होस्ट था उसकी वाइफ जो थी, है ना, वो बोली उससे कि ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हैं और यहाँ पर ये आते हैं प्रेयर करने के लिए, क्योंकि इनका जो अपना घर है वो यहाँ से काफ़ी दूर है ना, इसी वजह से ये यहाँ आ जाते हैं. तो when the prayer was over, the brother went away again and it was not until later that I met him and then it was outside of prayer house. तो जब प्रार्थना समाप्त हो गई तो भाई वापस चला गया और मैं उससे बाद में मिली, परंतु वह समय प्रार्थना का समय नहीं था. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमारे और 2 पैराग्राफ बाकी रह रहे हैं. माई लाइफ वॉज बीन टू क्राउडेड, है ना, विथ ट्रेवल्स एंड मेनी पीपल फॉर मी टू पुट इट आर within the covers of one book. However, and indeed all my book have not been enough to tell the things I would like to tell.
ये कहती हैं कि मेरा जीवन जो है ना यात्राओं और लोगों से इतना भरपूर रहा है कि इन्हें एक पुस्तक तक सीमित करना संभव नहीं है, और वास्तव में मेरी सभी पुस्तकें इतना कुछ नहीं बता सकती। ईयर्स आफ्टर आई लेफ्ट इंडिया आई रोट कम माई बिलोव्ड। मतलब जितना मैं बताना चाहती हूँ, भारत से लौटने के कई वर्ष पश्चात इस पृष्ठभूमि को लेकर ये उन्होंने बुक लिखी थी, कम माई बिलोव्ड। स्ट्रेंज द अमेरिकन्स, है ना, एस्पेक्ट फॉर अ फ्यू हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक। मतलब विचित्र बात है कि कुछ अमेरिकी लोग के अतिरिक्त कोई इस पुस्तक का अर्थ नहीं समझा, बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड। लेकिन जो भारतीय पाठक थे वो समझते हैं। वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ परहैप्स टू नो यूनिवर्सली दैट द प्राइस ऑफ अचीवमेंट वट एवर द गोल इज एन एब्सोल्यूट। वो कहती हैं कि शायद हम इतना समय जीवित नहीं रहें, हम हर जगह यह जान सके कि चाहे कोई भी उद्देश्य हो, उपलब्धि के मूल्य संपूर्ण होता है, ये सब चीज़ें नहीं जान सकते हैं। बट इन माई बुक आई चूज़ 3 क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रूव इट। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें उनके बारे में बताई गई है कि वो क्या सोचती हैं और क्या करना चाहती हैं। तो मेरे बुक में मैंने सिद्ध करने के लिए मैंने अपनी पुस्तक में 3 ईसाई मिशनरियों को चुनी है ना। फॉर ऑल द पीपल दैट आई हैव एवर नो द मिशनरी इज इन हिज वे द मोस्ट डेडिकेटेड, द मोस्ट सिंगल हार्टेड। वो कहती हैं कि जो मिशनरी लोग होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अपने आप को डेडिकेटेड मानते हैं, एकाग्र मन से काम करते हैं। ही बिलीव दैट गॉड इज़ द वन। वो बिलीव करते हैं कि भगवान ईश्वर जो है एक है, द फादर ऑफ मैन काइंड एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स। वो ऐसा मानते हैं सारे मानव जो हैं जाति का पिता भगवान ही हैं, और ये भी मानते हैं कि हम सब सारे जो इंसान हैं वो भाई हैं। एट लीस्ट द क्रिश्चियन सेज ही सो बिलीव्स एंड सो ही प्रीचेस। कम से कम ईसाई लोग कहते तो हैं कि वे ऐसा मानते हैं और वे ऐसा प्रचार भी करते हैं। देन वाई हैज़ ही फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज सेक्रीफाइसेस। तो वह अपने बलिदान करने पर भी विश्व को क्यों ना बदल सका, क्योंकि ये ईसा मसीह की बात की जा रही है ना। अलास, अफसोस है कि दे हैव नॉट बीन इनफ एंड ही हैज़ नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ। अफसोस है कि वे अपने जो बलिदान थे वो उनके पर्याप्त नहीं थे, और वे अपने विश्वास का पूरा मूल्य नहीं चुका सके। ही पेज ओनली पार्ट, अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड। वह जो थे ना बस आंशिक मूल्य चुकाता है, वे अपने मत का पूर्ण अर्थ समझने में असफल रहा है। I see the same refusal here in my own country over and over again, and not only among Christians, but the people of India know what it is to be willing to pay the last full measure of the cost of Indian and idealism. They understand, and to them my book is not a puzzlement. तो यही बात वो कहती हैं कि यही अस्वीकृति जो है ना मैं अपने यहाँ देश में बार बार देखती हूँ, और ये केवल ईसाइयों में ही नहीं बल्कि भारत के लोगों में भी है। वो जानते हैं कि किसी भी आदर्श का पूरा मूल्य चुकाने के लिए तैयार होने का क्या अर्थ है ना। तो उनके लिए मेरी पुस्तक कोई एक पजल नहीं है, पहेली नहीं है। और इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा। कोई क्वेरी रहती है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।